हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर का फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। ये एक वन शॉट क्विक रिवीजन होगा। इसमें बच्चों आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरी बातें सुननी है, लेक्चर देखना है और अपनी ही पढ़ी हुई बातों को रिकॉल करके अच्छे से माइंड में रजिस्टर करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बच्चों। तो जब मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर की बात करता हूं तो पहली बात आपको याद रखनी है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है। तो ये एक प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब इसमें हमें सबसे पहले जो सीखना होता है या जो पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले वो होता है गेन और सैक्रिफाइस की कैलकुलेशन एंड अकॉर्डिंगली सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन। तो बच्चों, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या फॉर दैट मैटर कोई भी और प्रकार का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर में गेन कर देते हैं और कुछ पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस करने का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कम हो गया, और गेन का मतलब क्या होता है कि फ्यूचर में किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर बढ़ गया। राइट। तो यहां पे हम लोग बच्चों को रटवाने के लिए एक बस फंडा बता देते हैं कि भाई गेन या सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपको ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर इससे आपका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है यानी प्लस में आंसर आ रहा है तो ये सैक्रिफाइस होता है, और अगर ये बच्चों आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो ये आपका गेन होता है। क्लियर? ठीक है जी। दूसरी सबसे मजेदार बात होती है, एक बहुत अगेन एक कॉन्सेप्चुअल बात है, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो टोटल ऑफ गेन जो है, मतलब सारे पार्टनर्स जिन्होंने गेन किया उनका टोटल गेन का निकाला जो, इसी प्रकार से आपने जितने पार्टनर से सैक्रिफाइस किया उनका टोटल ऑफ सैक्रिफाइस निकाला, तो ये बच्चों हमेशा बराबर होता है। तो टोटल जितना भी गेन हुआ वो टोटल सैक्रिफाइस के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है वो गेनिंग पार्टनर की तरफ अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर देता है। तभी जो वर्ड यूज होता है सैक्रिफाइस होता है त्यागना, यानी किसी पार्टनर ने दूसरे पार्टनर की तरफ अपना प्रॉफिट शेयर त्याग दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, ओके। अब इसी से बच्चों हमारी दो रेशियोज निकलते हैं, एक होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एक होता है गेनिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो इन विच वन और मोर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स मतलब वो पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहा है, सैक्रिफाइस यानी फॉरगो देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ वन और मोर गेनिंग पार्टनर। राइट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, मानो दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है मानो 2/3 शेयर, दूसरा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है 1/3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है कि किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइस निकला इसका अपना रेशियो निकाल लिया जाता है, इसी को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे 2/3 और 1/3 लिया तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा 2:1। ठीक है। दूसरी बात बच्चों, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ सैक्रिफाइस का क्या फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पेसिफिकली फॉर एमसीक्यू याद रखना इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो कभी भी आपको एमसीक्यू में अगर दिखे कि सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला बताओ या सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताओ तो आपको क्या बताना है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। राइट। इसी प्रकार से बच्चों गेनिंग रेशियो क्या होता है? It is the ratio in which one or more gaining partners gain profit share from one or more sacrificing partners। मतलब अगर मानो दो गेनिंग पार्टनर है, एक ने 4/5 गेन करा, एक ने 1/5 गेन करा। फॉर एग्जाम्पल है ना, दो गेनिंग पार्टनर है, एक का गेन हुआ 4/5 का, एक का गेन हुआ 1/5 का। राइट। तो गेनिंग रेशियो होता है कि ये गेनिंग पार्टनर जितने भी है ये किस रेशियो में गेन कर रहे हैं, यानी जब भी गेनिंग रेशियो निकालना है आपको गेनिंग पार्टनर्स का जो गेन शेयर है इसका रेशियो निकालना है। तो 4/5:1/5 यानी यहां पे गेनिंग रेशियो निकल गया आएगा 4:1। एंड अगेन फॉर एमसीक्यू बच्चों, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गेनिंग रेशियो या गेन शेयर इस तरह का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो इसका उल्टा फॉर्मूला हो जाता है
न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर। हालांकि प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करना है, ओल्ड माइनस न्यू। अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो सैक्रिफाइस है और नेगेटिव में आंसर आए तो गेन है। बट एमसीक्यू में कभी कभी आ सकता है, तो उस केस में आपको जो मैंने यहां पे फॉर्मूला हाईलाइट किया, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जब भी चेंज इन पीएसआर होता है तो कई बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो उस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा पार्टनर का। तो इट इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर अगर किसी पार्टनर ने गेन करा है, या फिर ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर अगर किसी पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है तो। ठीक है। तो ओल्ड प्लस गेन या फिर और ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ये होता है फॉर्मूला न्यू शेयर निकालने का। तो इस तरह के सवाल में क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन होगा और किसी तरह से जानकारी दे रखी होगी सवाल ने कि किस पार्टनर ने क्या गेन करा है, क्या सैक्रिफाइस करा है। अकॉर्डिंगली आपको ओल्ड प्लस गेन या ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस करके न्यू रेशियो, न्यू शेयर निकालना होगा। और जब सारे पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयर आप निकाल लोगे तो ओवरऑल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपका निकल जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। अब बच्चों जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है, या फॉर दैट मैटर आगे के चैप्टर में जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है प्रैक्टिकली। तो वही एडजस्टमेंट्स फटाफट से एक बार रिकैप करेंगे। तो अभी तो हम लोग चेंज इन पीएसआर चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें पहली एडजस्टमेंट जो हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, वो होती है गुडविल की एडजस्टमेंट। तो हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी चैप्टर में, चाहे वो इस चैप्टर में, चाहे एडमिशन में, चाहे रिटायरमेंट में, चाहे डेथ में, जब भी गुडविल की एडजस्टमेंट करी जाती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, तो सिर्फ सिंपल एक फंडा होता है कि भाई गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उसके सैक्रिफाइस के लिए कितना कंपनसेट करेगा, क्या कंपनसेशन देगा, बस यही निकालने के लिए गुडविल की एडजस्टमेंट होती है। क्लियर हो गया? तो इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, देखो मैंने क्लियरली वर्ड लिखा रिकॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि नोट्स हैं ये चेंज इन पीएसआर के, लेकिन मैंने यहां क्लियरली वर्ड लिख दिया, इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन goodwill is calculated to determine the amount by which gaining partner should compensate the sacrificing partner for their sacrifice in future profits। क्लियर हो गया? तो वही बात यहां पे अंग्रेजी में लिखी हुई है। और ये कंपनसेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल गुडविल, ये गुडविल के चैप्टर में हमने गुडविल निकालनी सीख ली थी, तो टोटल गुडविल फर्म की इनटू गेन शेयर, या फॉर दैट मैटर इनटू सैक्रिफाइस शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया टोटल ऑफ गेन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ सैक्रिफाइस। तो चाहे टोटल गेन शेयर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सैक्रिफाइस शेयर से कर लो, आपका आंसर वही आएगा। अब जर्नल एंट्री क्या होती है बच्चों गुडविल एडजस्टमेंट की? तो मेन जो बात है वो ये वाली है ना, तो इसमें मैं 2-3 सितारे मार देता हूं। तो मेन है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी जर्नल एंट्री क्या पास होती है गुडविल एडजस्टमेंट के लिए? तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल क्या याद रखना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, राइट? तो गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं उनके गेनिंग रेशियो में, जो ऊपर हमने डिस्कस किया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो हमने आगे ऊपर डिस्कस किया। ठीक है। और ये अमाउंट अगर मैं आपको बोलूं अमाउंट कैसे निकालना है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला ये लिख रखा है ना। तो फॉर एग्जांपल x डेबिट हो रहा है, y डेबिट हो रहा है, राइट, p क्रेडिट हो रहा है, q क्रेडिट हो रहा है। तो इसमें x को कितने अमाउंट से डेबिट करना है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। p को कितने अमाउंट के लिए डेबिट क्रेडिट करना है, उसके लिए अगेन ये फॉर्मूला यूज होता है। तो टोटल गुडविल इनटू x ने कितना गेन करा या p ने कितना सैक्रिफाइस करा, उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो इन सब के अमाउंट निकल के आ जाते हैं। क्लियर हो गया? इसके अलावा बच्चों अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब कोई गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है ना, तो क्वेश्चन के जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर हो रही होगी, या फिर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उस एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या करना होता है? इस एग्जिस्टिंग गुडविल को आपको राइट ऑफ करना होता है। कैसे? इस जर्नल एंट्री से। तो अगर क्वेश्चन में गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको भी आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट कब यूज करना है, करंट अकाउंट कब यूज करना है? आई होप ये बात आपको पता होगी। फिक्स कैपिटल मेथड अगर फॉलो हो रहा है तो करंट अकाउंट यूज करना है, अन्यथा आपको नॉर्मल कैपिटल अकाउंट यूज करना है।
क्लियर। और क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। इनका आपको क्या करना होता है, तो पहली बात, अगर रिजर्व है या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का याद रखना बच्चों मतलब होता है पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। वापस से सुन लो, पीएनएल अकाउंट का जब भी क्रेडिट बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा तो इट मींस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सारे पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में। अकॉर्डिंगली एंट्री बनती है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट उसकी बुक वैल्यू, पीएनएल अकाउंट डेबिट उसकी बुक वैल्यू टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बुक वैल्यू का क्या मतलब हो गया यहां पे कि बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पे आ रहा है, ठीक है। तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में। वहीं अगर कोई फिक्टिशियस एसेट हो, फिक्टिशियस एसेट में क्या क्या चीजें आ जाती है, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा हो या तो कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखा हो। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या मतलब होता है बच्चों जी, पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मींस पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। पीएनएल अकाउंट के आगे डेबिट बैलेंस जब दिखे कि पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस खड़ा हुआ है, इट मींस एक्यूमुलेटेड लॉस। वहीं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो मोस्ट कॉमनली आपको सवाल में दिखेगा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से, एडवर्टीजमेंट के साथ आपको दिखेगा और ये आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखेगा। तो याद रखना, चाहे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो, ये बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे दिखेगा, एसेट साइड पे। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे दिखेंगे, ये बात याद रख लेना। क्लियर हो गया। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कोई पीएनएल का बैलेंस दिख रहा है या फिर कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा दिख रहा है, तो उस केस में आपको उसको राइट ऑफ करना होता है अगेन ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट, बुक वैल्यू दोनों की, बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू आ रही है। क्लियर हो गया। तो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। फिक्टिशियस एसेट जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनको क्या करना है, इनको राइट ऑफ करना है अगेन ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अच्छा, अब आपके सिलेबस में बच्चों जब मैं रिजर्व्स की बात करता हूं तो दो स्पेशल रिजर्व्स है जिसकी स्पेशल ट्रीटमेंट आपको अलग से सीखनी है। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, तो इट इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑफ वर्कर्स क्लेम लाइक कंपनसेशन पेएबल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, राइट। तो अगर हमने कोई रिजर्व बना रखा है स्पेसिफिकली कि फ्यूचर में हमें वर्कमैन को कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, वर्कर्स को फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट के अगेंस्ट उनको कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग एक अलग रिजर्व बना लेते हैं जिसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रैक्टिकली इस तरह के रिजर्व आप कह सकते हो फैक्ट्रीज वगैरह के केस में जरूरत पड़ेगी, हालांकि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो आपको तो बस उसकी अकाउंटिंग पता होनी चाहिए कि भाई अलग अलग केसेस में क्या अकाउंटिंग होगी, ठीक है। तो डिस्कस करने के लिए बस आपके साथ फटाफट से मैं ऐसी कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की इमेजिनरी फिगर ले लेता हूं। मानो 1 लाख छोड़ो 10,000 रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मानो बैलेंस शीट में आ रहा है। अब उसके अगेंस्ट आपके कितने केसेस बन गए बच्चों, 4 केसेस बन गए। केस नंबर 1 है, अगर सवाल में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है मानो 10,000 का और क्वेश्चन में क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर क्लियरली बोल रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी क्लेम नहीं है, दोनों में से कोई भी अगर सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को नॉर्मली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। फॉर्मूला वही है आपका रिजर्व बांटने का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। क्लियर हो गया। तो पूरा का पूरा 10,000 का रिजर्व आप बांट लोगे। तो पहला केस तो आपका ये हो गया, ठीक है। चाहे क्वेश्चन साइलेंट हो क्लेम को रिगार्डिंग या फिर क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा हो कि क्लेम है ही नहीं, तो दोनों केसेस में आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में क्लेम गिवन हो विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हालांकि ऐसा कम होता है सवाल में बट थ्योरेटिकली कुछ भी हो सकता है, तो क्लेम अगर एग्जैक्टली रिजर्व के बराबर हो, यानी अगर मेरा रिजर्व 10,000 का है तो क्वेश्चन में गिवन हो कि क्लेम भी बच्चों 10,000 रुपए का है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको
ये एंट्री पास करनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो यहां 10,000 रुपए का रिजर्व खत्म हो जाएगा और यहां 10,000 की क्लेम की एक लाइबिलिटी बन जाएगी। तो केस नंबर 2 ये हो गया। केस नंबर 3 है व्हेन क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है, तो मानो अगर मेरा रिजर्व 10,000 का मैंने माना हुआ है, तो क्लेम अज्यूम कर लो क्लेम है 6,000 रुपए का। तो उस केस में आपको क्या एंट्री करनी है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट करना है। ये हमेशा पूरे रिजर्व के अमाउंट से डेबिट होगा। क्लेम क्रिएट करना है आपको 6,000 रुपए का, तो ये एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी क्लेम की 6,000 रुपए की, और रिमेनिंग 4,000 को नॉर्मली पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा पूरे 10,000 से, 2 क्लेम बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगी 6,000 की, 2 4,000 जो रिमेनिंग है वो बढ़ जाएंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, 2 पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। केस नंबर 4 है व्हेन क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ऊपर अगर मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 माना हुआ है, तो मान लो क्लेम है बच्चों 12,000 रुपए का, क्लेम मानो सवाल में गिवन है 12,000 का, तो फिर क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। ये हमेशा रिजर्व की जितना भी अमाउंट गिवन होगा रिजर्व का उतने अमाउंट से डेबिट होगा 10,000 से, राइट। क्लेम हमेशा बनेगा जितना भी अमाउंट का एग्जैक्ट क्लेम है, तो 12,000 का क्लेम है तो पूरे 12,000 का क्लेम यहां पे बन जाएगा, तो 2 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000 का बन जाएगा। और जो 2,000 का शॉर्टफॉल हो गया, भाई देखो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको एक शॉर्टफॉल दिखेगा कि 12,000 का क्लेम है लेकिन रिजर्व सिर्फ 10,000 का है, तो 2,000 रुपए का शॉर्टफॉल है। तो ये एक फर्म के लिए नुकसान है, और इस नुकसान को हम लोग कहां डाल देते हैं, एक बहुत ही प्यारे अकाउंट में डाल देते हैं बच्चों इस नुकसान को, जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर हो गया। तो इस 2,000 रुपए के नुकसान को रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, राइट। और आगे की बात बच्चों थोड़ी आगे से रिलेटेड है, रीवैल्यूएशन का जो लॉस होगा इसी केस में ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो वो आपका एक सेपरेट ही कॉन्सेप्ट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये वाला लॉस भी आ जाएगा, कोई और भी लॉस या फायदे आ सकते हैं, तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन का जो भी फायदा नुकसान होता है वो पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। क्लियर हो गया। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात हमें याद रखनी है वो ये है कि जितनी भी एंट्रीज में केस नंबर 2 ऑनवर्ड्स जितनी भी एंट्री में मैंने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनाया, तो बच्चों ये लाइबिलिटी है। तो जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे, तो आपको इस क्लेम को लाइबिलिटी साइड में जरूर दिखाना है नई बैलेंस शीट के, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। तो जितने का भी क्लेम आपने बनाया इसको आपको नई बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाना या जरूर है। बिल्कुल मत भूलना, कई बार हम भूल जाते हैं तो हमारी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। क्लियर हो गया। तो ये है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इट इज अ रिजर्व created out of profits to meet permanent fall in market value of investment from its original cost। यानी कि अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है ना, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रखी है, वो मेरी कॉस्ट पे आ रहा है, ठीक है, एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मैं अपने एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाता हूं, तो मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे आ रही है। लेकिन मानो अगर उस इन्वेस्टमेंट में इतनी तगड़ी गिरावट हो गई और मुझे पता है कि ये परमानेंट गिरावट है, तो एज पर जो भी रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिराना पड़ता है, यानी मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉस में लेके आना होता है, तो मुझे एक नुकसान दिखाना होता है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है तो वो मेरे लिए एक लॉस है, तो उसी लॉस को मीट करने के लिए हम लोग एक रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। अब ज्यादा तो इन डेप्थ कुछ भी नहीं सोचना आपको, है ना, आपको बस क्या सीखना है, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर गिवन है तो उसके क्या केसेस हैं, उस केसेस में आपको क्या अकाउंटिंग करनी है, ये आपको सीखना है। तो अगेन मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए, जल्दी से डिस्कस करने के लिए एक काम करूंगा। मैं देखो यहां पे एक नन्ही सी बैलेंस शीट बना रहा हूं, बिल्कुल एक नन्ही सी बैलेंस शीट बना रहा हूं। मानो बैलेंस शीट में रिजर्व मतलब लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दे रखा है, कितना ले लें 10,000 का, और इन्वेस्टमेंट दे रखी है, मानो कॉस्ट पे दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कितनी की कॉस्ट ले ले बच्चों, 2 लाख की ले लेते हैं, 2 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है। अब देखो आपके इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 है व्हेन नो इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट वैल्यू इज गिवन,
या फिर व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब या तो सवाल में ये देने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू नहीं बताई, या फिर उसने क्लियरली बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 2 लाख रुपए ही है। तो अब तो यहां पे बच्चों इन्वेस्टमेंट की कोई गिरावट ही नहीं हुई, अगर मार्केट वैल्यू है मतलब कम है नहीं या गिवन नहीं है। तो अगर 2 लाख रुपए की मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, तो अब इन्वेस्टमेंट में कोई गिरावट नहीं हुई, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स के बीच में, उनके ओल्ड रेशियो में, वही घिसी-पिटी एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। केस नंबर 2 है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू एंड के आगे इनमें बड़े ध्यान से पढ़ना, एंड फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, है ना। तो कह रहा है कि भाई मार्केट वैल्यू तो कम है बुक वैल्यू से, यानी इन्वेस्टमेंट में गिरावट हुई है, लेकिन जो गिरावट हुई है वो रिजर्व के अमाउंट से कम है। मतलब रिजर्व मेरा ज्यादा है लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट कम है। तो मैं एग्जांपल के लिए बच्चों समझाने के लिए मार्केट वैल्यू कितनी ले लूं, मैं मार्केट वैल्यू ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 1,96,000। चलो 1,96,000 ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू 1,96,000 दे रखी है, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,96,000 है, तो गिरावट कितनी की हो गई इन्वेस्टमेंट में, 4,000 की। समझ गए, 4,000 रुपए की गिरावट हो गई, और रिजर्व मेरे पास 10,000 रुपए का है। तो उस केस में क्या एंट्री होगी, ध्यान से देखना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा पूरे जितने भी अमाउंट का आ रहा है उतने अमाउंट से बच्चों डेबिट हो जाएगा। तो 10,000 रुपए का मेरा रिजर्व आ रहा है, तो मैं 10,000 रुपए रिजर्व में दिखा दूंगा, मतलब डेबिट कर दूंगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें हम गिरावट दिखाएंगे। तो मैंने बोला मेरी 4,000 रुपए की गिरावट है, तो टू इन्वेस्टमेंट आपकी 4,000 रुपीज की गिरावट हो जाएगी। टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स या कैपिटल करंट अकाउंट, तो यहां पे आप रिमेनिंग जो 6,000 रुपए का रिजर्व है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे उनके ओल्ड रेशियो में, क्लियर हो गया, ठीक है जी, ओके। अब केस नंबर 3 पढ़ना, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट में गिरावट है, एंड फॉल इन वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू रिजर्व। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होना बहुत मुश्किल है, इसलिए क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल है, बट थियोरेटिकली कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो फॉल इन वैल्यू जो है वो रिजर्व के बराबर ही है। तो यानी कि मैं बताऊं कितनी लूंगा मार्केट वैल्यू, मैंने ले ली मार्केट वैल्यू 1,90,000 की। तो 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की नई मार्केट वैल्यू 1,90,000 है, तो गिरावट कितने रुपए की हो गई, 10,000 की। रिजर्व भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था, 10,000 रुपए का। तो अब आपकी एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व हमेशा पूरे जितने भी अमाउंट पे आ रहा है उससे डेबिट हो जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें पूरी 10,000 रुपए की गिरावट दिखा देंगे, कुछ भी शॉर्टफॉल नहीं है और कुछ भी रिजर्व बचा नहीं पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए। ये केस नंबर 3 है। केस नंबर 4 है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू एंड फॉल इन वैल्यू इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो अगेन इन्वेस्टमेंट में गिरावट हो रही है, लेकिन जो गिरावट है वो रिजर्व से ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे मार्केट वैल्यू ले ली 1,85,000 की, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने 1,85,000 की मानो मार्केट वैल्यू ले ली। तो अब आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये पूरे 10,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट में गिरावट कितनी रुपए की है, अगर आप गिरावट चेक करोगे, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,85,000 हो गई, तो 15,000 रुपए की गिरावट है बच्चों। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपीज से, राइट। अब रिजर्व 10,000 का, ये गिरावट 15 की है, तो 5,000 का एक शॉर्टफॉल नजर आ रहा है। अब ये मेरे लिए नुकसान है, तो इस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को अगेन यूज करेंगे, वही हमारा एक खूबसूरत अकाउंट आता है। तो इस केस में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो ये नुकसान है 5,000 रुपए का, इसको डेबिट कर देंगे। और आगे की कहानी वही है बच्चों, रीवैल्यूएशन का जो भी फाइनल लॉस वगैरह होता है वो पार्टनर्स में बढ़ जाता है, उनके ओल्ड रेशियो में, मतलब उनके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। और लास्ट केस है व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू। तो यहां तो बल्ले बल्ले हो गए बच्चों, मैंने बोला कि मार्केट वैल्यू मेरी 2,15,000 की है, मार्केट वैल्यू मेरी 2,15,000 की है,
तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आ रही है, मार्केट वैल्यू 2,15,000 है, तो यहां नुकसान तो छोड़ो, यहां तो फायदा हो गया, यहां तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 15,000 रुपए से। तो पहली बात, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत नहीं, तो ये तो हम पूरा बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, तो पूरा रिजर्व 10,000 रुपए का हम लोग बांट देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इसके लिए एक एंट्री कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो नोट्स में बस इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके मैंने यहां पे लिख रखा है, बट अलग अलग ऐसे एंट्री बन जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरी 15,000 से बढ़ गई, तो इसकी एंट्री मेरी हो गई। तो एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, चाहे तो इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दो, तो ये आपकी मर्ज एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके केसेस होते हैं आईएफआर के। और अगेन आपको यहां पे जो मुद्दे की चीज बच्चों याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि अब जब आप नई रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट बनाओगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी नई मार्केट वैल्यू है उस पर नजर आएगा। तो केस 2 से केस 5 में जहां पे भी मार्केट वैल्यू कुछ और आ रही है इन्वेस्टमेंट की, तो आपने इन्वेस्टमेंट की को चेंज करके, वैल्यू चेंज करके मार्केट वैल्यू पे ले आए, तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट नई बैलेंस शीट में उस नई मार्केट वैल्यू पे अपीयर होगी। अगर आप ये करना भूल गए तो फिर वही दिक्कत होगी, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। चलो, अब इसी में बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है, कई बार क्वेश्चन वाला कहता है कि रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिक्टिशियस एसेट, मतलब जो भी है, इनकी आपको ट्रीटमेंट करनी है यूजिंग एडजस्टमेंट एंट्री। या फिर वो ऐसे शब्द यूज करता है कि क्वेश्चन बोले कि रिजर्व्स वगैरह की बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो हमें चेंज नहीं करनी, रिजर्व्स शुड कंटिन्यू टू अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। तो इस तरह के मल्टीपल लैंग्वेज यूज करके बेसिकली सिंपल भाषा में वो कहता है कि भाई रिजर्व्स को एडजस्ट करो या फिक्टिशियस एसेट जो भी है उसको एडजस्ट करो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से, इनकी वैल्यू चेंज नहीं करनी हमें नई बैलेंस शीट में, इनको हमें नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू रखना है। तो उस केस में हमको एक कैपिटल या करंट अकाउंट को यूज करके सिंगल एंट्री पास करनी होती है। जैसे फंडामेंटल्स में हम पास्ट एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कई सारी एरर्स को हम एक ही एंट्री से एडजस्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार से यहां पे हम रिजर्व्स वगैरह को, कई सारे रिजर्व्स ले लो, फिक्टिशियस एसेट ले लो, उसको एक ही एंट्री से एडजस्ट कर लेते हैं। राइट, तो वही काम बच्चों, उसी तरह का काम यहां पे भी करना होता है। तो यहां पे हम लोग निकालते हैं नेट इफेक्ट। क्या निकालते हैं? नेट इफेक्ट। वो कैसे निकलता है? सारे रिजर्व्स को और पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस है यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, ये फायदे की चीज है तो इसको प्लस कर देना, और जो बेकार चीज है, नुकसान वाली चीजें हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस हो गया यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसको मैं बोल देता हूं कि ये मेरा फाइनल नेट इफेक्ट है। अब ये जो फाइनल नेट इफेक्ट आया बच्चों, अगर ये पॉजिटिव आया तो वो नेट गेन होता है। उस केस में हमें एंट्री करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, बिल्कुल जस्ट लाइक गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री, बिल्कुल गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। अमाउंट वही निकलता है, नेट इफेक्ट इंटू गेन शेयर या फिर नेट इफेक्ट इंटू सैक्रिफाइस शेयर। और अगर ये जो नेट इफेक्ट है बच्चों, ये अगर मेरा नेगेटिव में आ जाए, तो नेगेटिव में आंसर आने का मतलब कि नेट में एक लॉस आ रहा है, तो इसके लिए अब उल्टी एंट्री कर देनी होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अमाउंट निकालने के लिए वही है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करते वक्त नेट इफेक्ट को उनके सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, और गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करते वक्त नेट इफेक्ट को उनके गेन शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका अमाउंट निकल के आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगला होता है बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हम कई बार अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू कर लेते हैं, राइट। तो उस केस में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, राइट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट याद रखना बच्चों, ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसमें फायदा या लॉस मतलब आता है, फायदा या नुकसान आता है। और नॉमिनल अकाउंट होते ही आपको अब नॉमिनल अकाउंट का यहां पे रूल लगाना होता है, यानी अगर कोई नुकसान है तो डेबिट करना है, अगर कोई फायदा है तो क्रेडिट करना है। तो सिंपल भाषा में देखो, नुकसान कब होगा? मेरा नुकसान तब होगा जब या तो मेरी एसेट की वैल्यू गिर रही है तो मेरा नुकसान होगा, या फिर मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तब मेरा नुकसान होगा। तो ये दोनों केस में मेरा नुकसान होता है, अकॉर्डिंगली हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में इसको डेबिट करते हैं।
और वही फायदा कब होगा, अगर मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या फिर मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है। तो ये मेरे लिए अच्छी चीज है, ये मेरे को फायदा देगी, तो यहां पे गेन होता है। और इस केस में एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो बस अकॉर्डिंगली देखो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिख जाएगा। डेबिट साइड पे गौर करना, हमने एसेट्स, 2 एसेट्स लिखा, मतलब एसेट्स को डिक्रीज करा तो वो यहां पे डाल दिया। 2 लाइबिलिटीज लिखा, मतलब लाइबिलिटीज को इंक्रीज करा, यहां पे डाल दिया। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई तो एक प्रकार से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आने से मेरी लाइबिलिटी बढ़ी रही है तो ये भी नुकसान है, तो इसको डेबिट करा। वहीं क्रेडिट साइड पे आ जाओ बच्चों, अगर मैंने देखो यहां बाय एसेट लिखा, मतलब एसेट को इंक्रीज करा तो यहां क्रेडिट साइड पे डाल दिया। बाय लाइबिलिटीज लिखा, मतलब लाइबिलिटीज को डिक्रीज करा तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ गया, कोई ऐसा एसेट जो नया एसेट मेरे पास आ गया तो उससे भी मेरी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये भी फायदा है, तो अकॉर्डिंगली अनरिकॉर्डेड एसेट भी यहां पे आ गया। क्लियर हो गया। इसके अलावा 2 नई चीज आपको और दिखेगी। एक यहां पे आपको डेबिट साइड पे 2 पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा होगा रेम्यूनरेशन करके, और 2 कैश या बैंक दिख रहा होगा एक्सपेंसेस करके। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को कुछ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे देते हैं कि भाई तू जो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उससे रिलेटेड काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो हम तेरे को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दे देंगे, कुछ कमीशन दे देंगे। या कभी कभी क्या होता है कि कुछ रीवैल्यूएशन से रिलेटेड या रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो ये दोनों भी चीजें हम लोग डेबिट साइड पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के दिखाते हैं। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां रेम्यूनरेशन आ गई पार्टनर की, और 2 कैश या बैंक अकाउंट, यहां एक्सपेंसेस आ गए जो भी इनकर हुए। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये भी एक प्रकार से खर्चा है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, नुकसान है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब ये सब कर आने के बाद बच्चों जी हमारा बैलेंस या तो डेबिट साइड पे बचेगा और या तो जो हमारा बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे बचेगा। अगर बच्चों डेबिट साइड पे इधर बैलेंस बचता है तो ये होता है रीवैल्यूएशन गेन, यानी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन या गेन ऑन रीवैल्यूएशन। और ये हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। और वहीं अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बच जाता है बच्चों तो वो होता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अगेन इसको भी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कई बार आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करनी होती है बच्चों, तो एसेट्स की वैल्यू में गिरावट, बढ़ोतरी होना, लाइबिलिटीज बढ़ना, कम होना, इन सब की एंट्रीज आप आई होप सब बना लोगे यहां से देख के। इसी को आपको जर्नल एंट्री फॉर्म में लिखना है तो आप लिख लोगे। फॉर एग्जांपल रीवैल्यू, मतलब एसेट की वैल्यू कम करनी है तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लाइबिलिटीज की वैल्यू कम करनी है तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपको एसेट की वैल्यू कम करनी है या बढ़ानी है चलो, तो एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आ रहा है तो क्या एंट्री होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देना है, क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई रेम्यूनरेशन मतलब कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं रिलेटिंग टू रीवैल्यूएशन और रिलेटिंग टू रिकॉन्स्टिट्यूशन तो क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। इसके अलावा बच्चों जो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और गेन ऑन रीवैल्यूएशन हमने लिखा, इसकी एंट्री मैं आपको अलग से बता देता हूं। अगर गेन है ऑन रीवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन का, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और ये आ जाता है ओल्ड रेशियो में। वहीं अगर रीवैल्यूएशन का लॉस होता है तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी आ जाता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज भी कई बार सवाल में आ जाता है आपके क्वेश्चंस में, तो आपको जर्नल एंट्रीज भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट जर्नल एंट्री वाले जो स्पेसिफिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड है उसकी क्वेश्चंस आप जरूर प्रैक्टिस करके जाना। जिस भी बुक से आप पढ़ाई करते होंगे है ना, उस बुक में आपको कोई ना कोई सवाल जरूर दिख जाएगा जिसमें जर्नल एंट्री मांग रखी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात मतलब बेसिक बात है, जब रीवैल्यूएशन आप कर लोगे तो अब जो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू है वो नई बैलेंस शीट में यानी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में नई वैल्यू पे आएगी, रिवाइज्ड वैल्यू पे आएगी। ठीक है, अब यहां पे भी बच्चों एक अगेन मतलब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। कई बार क्वेश्चन कहता है कि भाई आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से रिवैल्यूएशन के सारे इफेक्ट ले लो, यानी कि बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज पुरानी वैल्यू पे ही आनी चाहिए, इसको हम नई वैल्यू पे नहीं दिखाना चाहते। इस तरह की बात क्वेश्चन कई बार बोल लेता
है ना, यानी कि रीवैल्यूड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टू बी रिटेन्ड इन द बुक्स कंटिन्यूड इन द बैलेंस शीट एट देयर ओल्ड वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो इस केस में फिर से वही आपको काम करना पड़ता है, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ती है पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नॉर्मली निकालना, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नॉर्मली निकालना। अगर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है तो आपको क्या एंट्री करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जिसमें आपका जो भी प्रॉफिट आया ऑन रीवैल्यूएशन उसको मल्टीप्लाई करना है गेन शेयर से, गेनिंग पार्टनर का अमाउंट निकालने के लिए, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट आया रीवैल्यूएशन का उसको सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और वहीं अगर उल्टा हुआ, लॉस आया रीवैल्यूएशन पे, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अमाउंट के लिए वही बात है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अमाउंट के लिए जो भी लॉस आया रीवैल्यूएशन का उसको मल्टीप्लाई करोगे सैक्रिफाइस शेयर से, और गेनिंग पार्टनर्स में क्रेडिट करने के लिए क्या अमाउंट लोगे, जो भी लॉस आया उसको मल्टीप्लाई करोगे गेन शेयर से। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा बच्चों कभी कभी एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पॉइंट भी आ जाता है क्वेश्चन में। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, तो क्वेश्चन में कभी कभी वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने बोलता है, तो उस केस में आपको देखो 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। क्या क्या, पहले आपको निकालना होता है एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब जितनी भी आपने ऊपर हमने एडजस्टमेंट सीखी, डिस्कस करी, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल में क्या बैलेंस बच रहा है, ये आपको सारे पार्टनर्स का निकालना पड़ता है। इसी को हम बोल देते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म का टोटल कैपिटल निकालना पड़ता है कि हमारी फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, और ये निकालने में कुछ नहीं करना आपको, जो आपने स्टेप नंबर 1 में सारे पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकाला उसका सम टोटल कर देना है। तो विच इज इक्वल टू टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब स्टेप 1 में जो भी सारे पार्टनर्स का एडजस्टेड कैपिटल निकाला उसका टोटल कर देना, तो वो आपका टोटल कैपिटल आ जाएगा ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। थर्ड स्टेप में बच्चों ये जो आपने स्टेप 2 का टोटल कैपिटल निकाला, अब इसको आपको पार्टनर्स के बीच में बांट लेना है उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये जो बांट के जो अमाउंट निकलेगा सारे पार्टनर्स का, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, मतलब ये बेसिकली कैपिटल के न्यू बैलेंसेस आ जाते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट आप बनाते हो पार्टनर्स का, उसमें यहां पे टू बैलेंस सीडी लिखते हो, क्लोजिंग बैलेंस, तो ये टू बैलेंस सीडी वाला अमाउंट निकल के आ जाता है स्टेप नंबर 3 में, जिसमें टोटल कैपिटल को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। लास्ट स्टेप में अब आपको कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होता है। तो टू बैलेंस सीडी लिखने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर बचता है कैपिटल अकाउंट में, उसको आपको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है। एडजस्ट करते हैं या तो कैश एंड बैंक अकाउंट से या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट से। पार्टनर्स करेंट अकाउंट से तभी एडजस्ट करते हैं जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है या क्लियरली कुछ स्पेसिफाइड है तो उस केस में आप कैश या बैंक अकाउंट यूज करते हो। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर में आपको करेंट अकाउंट यूज करना है अगर क्वेश्चन बोले तो, नहीं तो आपको कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है बच्चों, ये कैपिटल की शॉर्टेज या सरप्लस दिखाता है। तो इस शॉर्टेज या सरप्लस को किससे एडजस्ट करना है, अगर क्वेश्चन ने बोला तो पार्टनर के करेंट अकाउंट से, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या तो वो कैश या बैंक अकाउंट से ही एडजस्ट करने बोल रहा है शॉर्टेज या सरप्लस को, तो उस केस में आपको कैश या बैंक अकाउंट यूज करना है। ठीक है जी, तो बच्चों ये था आपका चेंज इन पीएसआर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे बच्चों अगली रिवीजन वीडियो में अगले चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।